आप सभी छात्र छात्राओं का आज की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्यपुस्तक संचयन भाग 2 के अंतर्गत अध्याय 1 हरिहर काका नामक पाठ के तृतीय भाग का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की कक्षाओं में हम इस पाठ के प्रथम 2 भागों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इसके तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रथम 2 भागों में जो हमने जाना किस प्रकार से हरिहर काका की भाई की पत्नियां हरिहर काका के साथ अमान्य व्यवहार करती हैं, उनकी किसी भी प्रकार की रेख देख या फिर उनका ध्यान नहीं रखती हैं, और इन सब के कारण हरिहर काका की सहन शक्ति खत्म हो जाती है और वो अपनी भाइयों पर बिखरते हैं। उनकी सारी बातें उन्हें बताने का प्रयास करते हैं। इतने में महंत जी का एक पुजारी ठाकुरबाड़ी का वहाँ जो एक महायज्ञ होना था उसके लिए चंदा इकट्ठा करने आया हुआ होता है। ये सारी बात जब महंत जी को पता लगती है तो महंत जी इस मौके को भुनाना चाहते हैं और हरिहर काका के पास जाते हैं। हरिहर काका को अपने साथ ले जाते हैं और उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। उन्हें पहले तो दुनियादारी समझाने का प्रयास करते हैं, उनकी भाइयों की कमियां उसे बताने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद जब भाइयों की कमियां उसे बता देते हैं, उसके बाद अगर वो ठाकुरबाड़ी के नाम ज़मीन करते हैं तो उनको क्या क्या फ़ायदा उसमें होना, यानी लालच देते हैं। जिस लालच के बाद उन्हें डराने का प्रयास करते हैं और फिर अपनी सफाई देते हैं कि भाई ये तुम्हारे लिए अच्छा सुझाव है, अपना दृष्टिकोण रखते हैं। लेकिन हरिहर काका अपने विवेक के कारण ये निश्चित नहीं कर पाता या फिर उनको नहीं बताता कि वो क्या करने वाले हैं। और अब आगे अपनी बात समाप्त कर महंत जी प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर काका की ओर देखने लगे। जब उन्होंने अपना सारा कुछ समझाने का प्रयास कर दिया, पूरी तरह से व्याख्या कर दी है कि किस प्रकार से हरिहर काका के मस्तिष्क पर वो हैवी हो सकते हैं, वो सब चीज़ समझाने का प्रयास किया और उसके बाद प्रतिक्रिया जानते थे कि वो क्या कहने वाले हैं। उनके मुंह से तो कुछ नहीं कहा और हरिहर काका ने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तित भाव महंत जी की अनुभवी आँखों से छिप ना सके, और जिस प्रकार से उनकी बातों से जो सेटिस्फेक्शन था, जो संतोष हरिहर काका को था, उनके भाव उनके चेहरे पे दिख रहे थे। और ये सब अनुभव महंत जी ने देख लिया और उनकी अपनी सफलता पर महंत जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने सही जगह वार किया और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बिल्कुल सही जगह आक्रमण किया है। इसके बाद उसी वक्त ठाकुरबाड़ी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया गया कि साफ़ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तरा लगाकर उनके आराम का इंतज़ाम करें। फिर तो महंत जी के कहने में जितना समय लगा था उससे कम समय में ही सेवकों ने हरिहर काका के मना करने के बावजूद एक सुंदर कमरे में पलंग पर जा लिटाया। और महंत जी उन्होंने पुजारी जी को यह समझा दिया कि हरिहर काका के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करें। और हरिहर काका को महंत जी एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे। ये सभी वहाँ की जो कमेटी मेंबर्स हैं वो सब जानते थे कि एक विशेष उद्देश्य से हरिहर काका को यहाँ लाया गया, इसलिए ठाकुरबाड़ी में चहल पहल शुरू हो गई। इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब देखा कि उन सबको सेटल था कि भाई 15 बीघा ज़मीन लिखवानी है, तो इसको इस तरीके का एहसास दिलाना है कि इससे बेहतर इसके लिए कुछ हो ही नहीं सकता, तो ये सब वहाँ दिख रहा था। शाम को जब उनके भाई कल्याण यानी खेत से लौटे तो उन्होंने यह दुर्घटना पता चला। पहले तो अपनी पत्नियों पर खूब बरसे, फिर एक जगह बैठकर चिंता यानी सोचने लगे। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया है, किसी ने उन्हें नहीं बताया कि हरिहर काका को किस प्रकार से वहाँ समझाया गया है और वो क्या समझाया कि भाई तुम अपने भाइयों की जो ज़मीन है वो 15 बीघा ज़मीन उनसे छीनने वाली है। ये उनसे किसी ने नहीं बताया, इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंकाकुल था, यानी शंका में व्याप्त था और वो बेचैन हो गया। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ना बताकर भी वो पहुंच जाती है और वो बड़े चिंतित थे कि क्या होगा। श्याम गहराते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुरबाड़ी पहुँचे। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा।
इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, जब उनके भाई ने हरिहर काका से क्या किया, रिक्वेस्ट करी घर आने के लिए, तो वो कुछ उत्तर देते उनको या गुस्सा करते, जो भी था, लेकिन इससे पहले ही महत जी बीच में बोल पड़े। आज हरिहर काका को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। वही प्रवचन दे दिया। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठाकुरबाड़ी के साधु संत उन्हें समझाने लगे, और क्योंकि उनका मन भी बेचैन था, उन्हें भी था कि भाई कुछ गड़बड़ ना हो जाए, उनकी ज़मीन ना छिल जाए, क्योंकि वो भी स्वार्थ सिद्धि रहे, महंत स्वार्थ सिद्धि था। उसे पता था कि वापस जाएंगे तो अगर बंदा अपनी डांट फटकार निकाल दे, गुस्सा निकाल दे और उनके भाई बहन माफ़ी मांग ले तो परिवार में सुलह हो जाएगी, तो फिर तो मौका हाथ से निकल जाएगा। अभी तो बहुत फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो ये सब ठाकुरबाड़ी और जो संत थे वो समझाने लगे कि भाई ठीक है। वहाँ उपस्थित गांव के लोग भी यही कहा कि एक रात ठाकुरबाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अंततः भाइयों को निराश होकर घर लौटना पड़ा। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्टान और व्यंजन मिले वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। घी टपकते मालपुए, रस बूंदिया, लड्डू, छेने की तरकारी यानी चने की तरकारी, छोले, दही, खीर पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। पास में बैठे महत जी धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुरबाड़ी में जो सुख और संतोष पाया वह अपने अब तक के जीवन में उन्होंने नहीं पाया। अब देखो, इतना अच्छा खाना, जो सूखी रोटी खाता हो उसको अगर इतना प्यारा भोजन, इधर से महत जी धर्म की, शांति की, ईश्वर चर्चा कर रहे हैं, धर्म चर्चा बता रहे हैं, तो बड़ी शांति प्रिय से आनंद उनके जीवन में आ गया। ऐसा उनके जीवन में कभी नहीं है। इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके। भावी आशंका, उनकी संदेह था उनको, उनके मन को मत ही रही, मन में चलता रहे कि क्या होगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि भाई दुखी हैं। 15 बीघे खेत, इस गांव की उपजाऊ ज़मीन, 2 लाख से अधिक की संपत्ति अगर हाथ से निकल गई तो फिर वह कहीं के ना रह पाएंगे। उन्हें लगा कि इतनी उपजाऊ भूमि है, 2 लाख की संपत्ति उसके हिस्से में है, अगर ये सब हाथ से चली गई तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा, वो कहीं की नहीं रहेंगे, जो ऐशो आराम है वो कम हो जाएंगे। सुबह तड़के ही तीनों भाई पुनः ठाकुरबाड़ी पहुँचे। हरिहर काका के पाँव पकड़ रोने लगे, अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफ़ी मांगी तथा उन्हें दंड देने की बात कही। और उन्होंने क्योंकि वो भी स्वार्थ सिद्धि के लिए सब कर रहे हैं, तो इसीलिए कहते हैं ना, जो खुद गलत होता है दूसरों को भी गलत नज़र से देखता है। उन्हें भी पता था कि कहीं महंत जी कुछ गड़बड़ ना कर दें, और इस प्रकार से अपनी पत्नी को दंड देने की बात कहने लगे। साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाने लगे, और जो संबंध है वही जैसे महंत जी फैला रहे थे ऐसे वो भी फैला रहे थे कि भाई तुम्हारा हमारा तो खून का रिश्ता, हम तुम्हारे सगे भाई हैं। वो सब चीज़ें एहसास कराने। हरिहर काका का दिल पसीज गया और उनका दिल पिघल गया उनकी बात। वह पुनः वापस घर लौट आए और वो अपने भाइयों के साथ घर आ गए। लेकिन यहाँ क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। और जब वो घर आए और घर जिस प्रकार का बदलाव उन्हें देखने को मिला, घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिराकों पर बिठाने को तैयार। यानी जो सेवा वहाँ हुई, कहाँ, ठाकुरबाड़ी में, उससे भी दुगनी सेवा घर पर। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रख गलती के लिए क्षमा याचना की। फिर उनकी आवभगत और जो खातिरदारी हुई वैसी खातिरदारी किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती होगी। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जून खाना नाश्ता तैयार हुआ। 5 महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद। 18 3 भाइयों की पत्नियां और 2 उनकी बहुएं। हरिहर काका मुस्तैद मतलब बिल्कुल रेडी, जिसे हम कहते हैं तत्पर, ठीक है। और 3 भाइयों की पत्नियां
और 2 उनकी बहुएं, तो 5 महिलाएं पूरी सेवा में लगी हैं। हरिहर काका आराम से दलान में पड़े रहते। जिस किसी चीज़ की इच्छा होती आवाज़ लगाते ही हाजिर। वे समझ गए कि यह सब महंत जी के चलते ही हो रहा है। और हरिहर काका के हृदय में जो महंत जी का दर्जा था ना, वो बढ़ गया कि ना वो उन्हें हरिहर काका को ठाकुरबाड़ी के यहाँ ले जाते, ना एक रात वहाँ रखते, और ना उनके घर में इस प्रकार की क्या होती, सेवा होती। अब वही जो अंधविश्वास था कि भाई जो कुछ भी हो रहा हो ठाकुरबाड़ी के कारण हो रहा है, तो वही वो विश्वास उनका और बढ़ गया कि हाँ भाई, आज जो जीवन, भाई उनका जीवन तो नर्क के भांति चल रहा था, लेकिन आज इतना इज्जत और मान सम्मान मिल रही है, तो वो सारा क्रेडिट महंत जी को दे रहे थे। इसलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा का भाव निरंतर बढ़ते ही जा रहा था। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ़ हो जाते हैं। हरिहर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज़्यादा पैनी और असरदार होती है, क्योंकि जो होता है और लोग उसके बारे में जो बताते हैं वो ज़्यादा असरदार होता है। जैसे कि आप देखते हैं व्हाट्सएप पे जिस प्रकार की या सोशल मीडिया पे जिस प्रकार की खबर चलते हैं, उस पर लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। असलियत कोई जानते ही नहीं है, जैसे कि बहुत सारे आजकल चुनाव राजनीति आप लोग देखते हैं। ठीक है, दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज़्यादा पैनी होती है, असरदार होती है। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती हैं, लोगों के कहने की ज़रूरत नहीं रहती। ना तो गांव के लोगों से महंत जी ने कुछ कहा था और ना ही हरिहर काका के भाइयों ने ही। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए थे। फिर तो गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चल निकला, उसका कहीं कोई अंत नहीं। हर जगह उन्हीं की प्रसंग शुरू। कुछ लोग कहते कि हरिहर काका को अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए, और इससे उत्तम और कुछ नहीं। इससे कीर्ति भी अचल बनी रहेगी, यानी हमेशा कभी न ख़त्म होने वाली रहेगी। इसके विपरीत कुछ लोगों की मान्यता थी कि भाई का परिवार तो अपना ही होता है, अपनी जायदाद उन्हें ना देने उनके साथ अन्याय करना होगा, खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी। अब इस प्रकार से गांव में क्या हो गए, लोग 2 भागों में क्या हो गए, पूरी तरह से बंट गए। जितने मुंह उतनी बातें। ऐसा ज़बरदस्त मसाला पहले कभी नहीं मिला था, इसलिए लोग मौन होना ही नहीं चाहते थे। अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो। हालांकि इस क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी थी। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 2 वर्ग में बंटने लगे थे। कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तू मैं यानी झगड़े और गुस्सा की बातें होने भी लगी थी। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर काका के हिस्से की ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख दे, यानी वहाँ कर दे। तब यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ इलाके की ही सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी होगी, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरा ठाकुरबाड़ी यानी दूसरा मंदिर नहीं कर सकेगी, क्योंकि इतनी बड़ी हो जाएगी। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं, साथ ही किसी न किसी रूप में ठाकुरबाड़ी से जुड़े हैं। असल में सुबह शाम जब ठाकुरबाड़ी को भोग लगाया जाता है, तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग जो काम नहीं करना चाहते, प्रसाद पाने के लिए वहां जुट जाते हैं। ये लोग इसी वर्ग के हिमायती हैं और वो लोग हमेशा चाहते हैं कि ठाकुरबाड़ी के नाम हो जाए। दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील यानी जो नवीन विचारधारा वाले लोग तथा वैसे किसान हैं जिनके यहाँ हरिहर काका जैसे औरत मर्द पल रहे होते हैं। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ ना कुछ अब होने वाला है। इधर भावी आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए हरिहर काका के भाई उनसे यह निवेदन करने लगे कि अपनी ज़मीन वे उन्हें लिख दें। आगे मुद्दे पे बात कि भाई जब बाँस ही नहीं रहेगा, ना लगेगी लाठी ना लगेगा बाँस, जब समस्या ख़त्म कर दी जाएगी तो उसके बाद कोई समस्या रहेगी नहीं। तो इसका शेष भाग का अध्ययन हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे।